Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। अंतरिम बजट से लेकर बिहार में चल रही सियासी उथल-पुथल तक पिछले कुछ दिनों में हुई बड़ी खबरों पर चर्चा करने हम एक बार फिर हाजिर हैं। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। चलिए शेखर, सीधा सवालों से शुरुआत करते हैं। आदित्य का सवाल पहला लूंगी। अंतरिम बजट पे सवाल है, पूछ रहे हैं कि इस अंतरिम बजट में कोई लोकप्रिय योजना घोषित नहीं होने से क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार चुनाव परिणामों को लेकर कॉन्फिडेंट है? इसके अलावा टैक्स की दृष्टि से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए पॉपुलर मेजर्स पर ध्यान न देने का क्या कारण हो सकता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने मध्यवर्गीय आबादी की जगह अपने लिए एक नया वोटिंग वर्ग आइडेंटिफाई कर लिया है? देखिए, ऐसे है कि पहली बात आपकी बिल्कुल ठीक है और ये मैंने कहा भी था। जो एक आर्टिकल लिखा था मैंने बजट के ऊपर, उसका लिंक शेयर करेंगे पूर्व आपके साथ, और उसका वीडियो लिंक भी है। वो कट तक लेटर उसी आर्टिकल भी भेजता। तो ये बिल्कुल ना सिर्फ के पूरा उनको विश्वास है कि जीत रहे हैं, लेकिन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉनशलांस, परवाह नहीं है, ये तो हम जीत ही गए। तो ये इस तरह का बजट है कि उसमें कुछ करने की और कहने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी जो करना है हम आके कर लेंगे। तो इस तरह का है। जैसे आप देखें डिफेंस, अब डिफेंस में ऐसा तो नहीं होता कि कम हो, लेकिन इस बार इस बजट में मतलब थोड़ा सा ये पर 1000 करोड़ रुपए, हालांकि 6-6.5 लाख करोड़ जहाँ की बात होती है, हमारा 1000 करोड़ क्या होता है, लेकिन वो भी मार्जिनली कम ही है ज़्यादा की बजाय। तो इसका मतलब है कि अभी क्या प्लानिंग करनी है, क्या एलोकेशन करना, आएंगे जुलाई में जो फुल बजट आएगा उसमें सब डाल देंगे। तो ये बिल्कुल ये सोच के किया गया है कि ये चुनाव तो हम जीते ही हुए हैं, और इसके अंदर हमें कोई, जिसको हम पॉपुलिस्ट मेजर्स कहते हैं या लोक लुभावन हिंदी पत्रकारिता में कहते हैं, हिंदी अखबारों में, ऐसे कोई मेजर्स की कोई कदमों की ज़रूरत नहीं है। तो वो नहीं किया है। नहीं तो एक साल पहले तो चुनाव के कोई पे कमीशन अनाउंस कर देता है, कोई जैसे पीएम किसान है उसकी राशि डबल कर दी गई होती। पिछली बार पीएम किसान की अनाउंसमेंट इसी आखिरी बजट में ही हुई थी, जो कि पीयूष गोयल ने दिया था 2019 में, उसी में पीएम किसान आया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं आया। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मध्यम वर्ग की बात है, वो मैंने बहुत समय पहले, मेरे ख्याल 2-2.5 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे, शरारत भरा आर्टिकल था, कि कैसे जो मध्यम वर्ग है वो मोदी जी के मुसलमान हैं। तो उसका कहने का मतलब ये था कि जैसे कि जो सेकुलर पार्टीज हैं वो सोचते हैं कि जो मर्जी हम करें मुसलमान हमें वोट देंगे ही देंगे, ऐसे ही मोदी जी भी सोचते हैं मैं जो मर्जी करूं मध्यम वर्ग हिंदू मुझे वोट देगा ही देगा। तो वो उनका वोट बैंक उस तरह का है। इसलिए उस टाइम जो कॉन्टेक्स्ट था उस आर्टिकल का, नेशनल इंटरेस्ट का, वो ये था कि पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अगर कच्चा तेल का दाम कम भी हो जाए फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है। तो वो इसीलिए था कि उनको परवाह नहीं है कि मध्यम वर्ग नाराज होता है, खुश होता है, क्योंकि उनको ये पक्का विश्वास है कि मध्यम वर्ग मुझे ही वोट देगा, तो मैं कोई जाने कुछ है नहीं। तो ये बात ज़रूर है, उन्होंने मध्यम वर्ग की जगह कोई और नहीं ढूंढा है, लेकिन मध्यम वर्ग को वो जेब में रख के चलते हैं। उसके बाद फिर आगे और वर्गों में वोट ढूंढते हैं, जैसे ओबीसीज में किया, दलित, ट्राइबल, उन सब कम्युनिटीज़ में, उन सब कास्ट ग्रुप्स में वो वोट ढूंढ रहे हैं, और उसकी वजह से ही उनका वोट इतना बढ़ा है। क्योंकि उनका जो पिछली बार 37.5% वोट आया बीजेपी का, तो बीजेपी का इतना वोट वो नहीं है, वो अपर कास्ट से या मध्यम वर्ग से 37.5% इंडिया में वोट नहीं हो सकता। वो इसीलिए हुआ है कि बहुत ओबीसीज ने, बहुत दलित लोगों ने और बहुत ट्राइबल लोगों ने, उन्होंने उनको वोट दिया है। तो वो वोट बैंक बनाने में वो माहिर हैं। उसके स्कूल के वो डीन हैं, वाइस चांसलर सब कुछ हैं। हम उनको कुछ सिखा नहीं सकते उसके अंदर। अगला सवाल कुमार सत्यम का है। बोल रहे हैं नमस्कार एसजी सर और अपूर्वा मैम। एसजी सर, आप
प्रिंट पे और हिंदी शोज़ बढ़ाएं, अभी ज़्यादा नहीं है। और यही एक छोटा सा कंप्लेंट है उनका। बोल रहे हैं कि अगर आप चाहें तो द प्रिंट का एक अलग पेड चैनल हिंदी के लिए शुरू कर दें, मैं उसका भी एनुअल सब्सक्रिप्शन लूँगा। आपका न्यूज़ पोर्टल बहुत ही अच्छा है और इसलिए ये सारे लैंग्वेज में अवेलेबल होगा तो गाँव के लोगों तक सही न्यूज़ पहुँचेगा। और ये काम का जय श्री गणेश द प्रिंट का हिंदी के लिए डेडिकेटेड चैनल और ऐप से करें। अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये परसेप्शन सही है कि मोदी सरकार दूसरे नॉन बीजेपी सरकारें जो राज्यों में हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा फिस्कली डिसिप्लिन्ड है। वो बोल रहे एक तरीके के बजट के बाद एक तारीख के माफ़ कीजिएगा बजट के बाद हमारे डायस्पोरा जो अमेरिका में है उनके बीच यही परसेप्शन बना है कि बीजेपी सरकार ज़्यादा फिस्कली डिसिप्लिन्ड है। ये बात स्टेटिस्टिकली कितना सही है? देखिए, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपकी बात मानता हूं कि हमें हिंदी में और करना चाहिए और हम और करेंगे भी, हिंदी में बढ़ाएंगे। बल्कि हम कोशिश तो ऐसे कर रहे हैं अभी कि कुछ अभी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके कुछ और भारतीय भाषाओं में भी हम कुछ करें। वो कुछ उसमें एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। लेकिन हिंदी तो अब हमारा तो बहुत डाइवर्सिटी वाला, विविधता वाला न्यूज़ रूम है। इसमें हिंदी बोलने वाले भी हैं, बंगाली बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, कश्मीरी बोलने वाले, हर भाषा बोलने वाले लोग हैं जी। तो लेकिन फिर भी हिंदी के काफ़ी हैं। तो हिंदी का हम कुछ और कर पाएंगे। अभी आप देखिए कि जैसे ये मैं करता हूँ हेडलाइंस के पीछे, तो ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन प्रवीण स्वामी भी करते हैं इसके अंदर, संकट सुरक्षा और स्वामी, वो तो अपूर्वा के साथ ही करते हैं। और ऐसे कुछ शोज़ और भी, और कुछ शोज़ हम बढ़ाएंगे भी। तो आप उस पर नज़र रखिए और आप उसको पेट्रोनाइज़ कीजिए अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने नेटवर्क में वो बात को फैलाइए। क्योंकि हिंदी में एक समस्या भी हो गई है, क्योंकि हिंदी में या तो फिर बहुत ही फुहड़ तरह की चीज़ें हो गई, बुरा न मानिए मैं ये कह रहा हूँ कि अंधविश्वास या फुहड़ तरह की, या कुछ ऐसी बातें कि आपको पता है कि 1945 में क्या हुआ, अब सच्चाई हो या ना हो वो बना देते हैं उस बात को। जैसे मैंने देखा एक चल रहा है अभी कि लक्षद्वीप में कैसे पाकिस्तानी आ गए थे और वहाँ पे सरदार पटेल ने कोई मुदलिया लोगों से तमिलनाडु में उनसे एक जहाज़ लेके भेज दिया और भारत का नक्शा, ऐसा कुछ इतिहास में लिखा नहीं हुआ। और लक्षद्वीप तो सन 45 से ही भारत का हिस्सा बन चुका था, कोई उसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं थी। लेकिन वो ऐसे ही अब वो व्हाट्सएप की एक सच्चाई बनी है कि सब लोग उसको और उसके ऊपर शो बन गए। जो शो बने यूट्यूब पे, उस पर 8-8 लाख 10-10 लाख व्यूज़ हैं। तो उसमें एकदम घुसना एक तरह से थोड़ा समझ के सोच के करना पड़ेगा और थोड़ा लंबी सांस लेके भी, क्योंकि जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, एक बार लंबी सांस भर के फिर जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि लंबा मुकाबला होता है। तो वो सब करना पड़ेगा। या फिर हिंदी में ऐसा है जिसको कि मेरी मित्र बरखा दत्त कहती हैं कि कुछ लोग चमचा हैं, कुछ लोग मोर्चा हैं। तो हमारे जैसे लोग हैं जो ना चमचा है ना मोर्चा हैं, हमारे लिए उसमें कठिनाई हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं और ये भी कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह के प्रोग्राम करें। तो आपको कोई आइडिया हो तो आप वो ज़रूर बताएं। दूसरी बात जहाँ तक आपने कही, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ज़रूर मैं आपकी बात मानूंगा कि मोदी सरकार फिस्कली बहुत कंजर्वेटिव है और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर ये फिस्कली कंजर्वेटिव नहीं होती तो जिस समय पेंडेमिक आया था उस समय बहुत बुरे आइडियाज़ फ्लोट कर रहे थे। और बुरे आइडियाज़ वही आइडियाज़ थे जो दुनिया भर के देशों ने किए, खास करके पश्चिमी देशों ने किए, जो कि नोट छापो और बांटो, नोट छापो और बांटो, चेक भी भेजने शुरू कर दिए थे बहुत। जैसे अमेरिका में हुआ, ब्रिटेन में हुआ। फिर क्या हुआ, वहाँ पे इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इन्फ्लेशन से मुकाबले के लिए उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा तो वही लोग जो मुफ्त के $200 लेके पहले ख़रीदारी करने गए थे, उन्हीं को फिर अपने हाउसिंग मॉर्गेजेस महंगे हो गए। तो ये कहते हैं विशेष साइकिल एक बन गया था। भारत में भी बहुत प्रेशर था। एक आपको याद होगा क्या नहीं मुझे पता नहीं, कि एक रेजोल्यूशन था जो हमारे मित्र हैं, हमारे कॉलमनिस्ट में योगेंद्र यादव, वो और बहुत अच्छे शरीफ अच्छे लोगों ने, वेल मीनिंग लोगों ने बनाया था कि भारत में कैसे नोट एक तरह से छीन के बांटे जाएं, हर किसी का कॉन्फिस्केट कर लिया जाए जो जिसके पास है, क्योंकि ऐसी मुसीबत तो कभी आएगी नहीं और गरीबों को सपोर्ट करना है। और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे दुनिया में, वो भी यही कह रहे थे कि नोट छापो और बांटो। पर मोदी सरकार ने वो नहीं किया। उन्होंने कुछ बांटा, नोट भी बांटे और फ्री अनाज भी बांटा, लेकिन वो बिल्कुल गरीब लोगों को बांटा, लिमिटेड तरीके से बांटा। और जो फ्री अनाज भी जो बांटा उस समय वो एक अकाउंटिंग एंट्री थी, क्योंकि ज़्यादातर अनाज वो गोडाउन में पड़ा हुआ था FCI के, जो हर साल प्रोक्योर करते हैं
इतनी बिक्री नहीं कर पाते हैं, तो चूहे खा रहे थे, तो काफ़ी तो वही बांट दिया। तो खर्चा होता है क्योंकि सरकार ने एफसीआई को दिया, लेकिन सरकार ने एक जेब से निकाल के दूसरी में डाला। इसलिए आप देखें कि आपका जो फिस्कल सिचुएशन है वो काफ़ी स्वस्थ है। और इस समय भी, इस साल भी, हालांकि चुनाव का साल है, चुनाव के साल में फिस्कल डेफिसिट घाटा हमेशा बढ़ता है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ मुफ्त बांटता है जी। पर वो नहीं किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस बजट में एक बात कही गई कि 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। वो भी ऐसे नहीं कि सरकार ग्रिड से दे रही है, वो तब है अगर आप सोलर एनर्जी का अपनी छत पे लगाएंगे, वो ग्रिड में डालेंगे, तब आपको 300 यूनिट मिलेगी। तो ये मैं कहूँगा फिस्कली रिस्पॉन्सिबल काम है। और फिस्कली रिस्पॉन्सिबल काम आमतौर पे वो सरकार भी करती है जिसको पता हो कि, जिसको ये यकीन हो कि हम जीत जाएंगे। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जिस सरकार को यकीन हो कि हम जीत जाएंगे वो ज़रूर फिस्कली कंजर्वेटिव काम ही करे, क्योंकि हर कोई सोचता है 1 साल की तो बात है यार, फिर 5 साल राज करूँगा, सब ठीक कर लूँगा मैं। तो इस बार उन्होंने नहीं किया, इसका हमने भी स्वागत किया है। अगला सवाल दीपेश मोदी का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार की राजनीति के इस नाटक को प्रशांत किशोर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वे एक नई पार्टी और आंदोलन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद अगर नीतीश फिर पलटी मारेंगे तो बीजेपी और आरजेडी क्या करेंगे? देखिए, मुझे पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अभी एक और पलटी मारने लायक रहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी है। इस पार्लियामेंट चुनाव के बाद मैं देखना चाहूँगा कि वो नीतीश कुमार का क्या करेंगे। मेरे ख्याल वो नीतीश कुमार की ये लास्ट इनिंग्स की तरह देखेंगे, और बीजेपी को भी यूज़ एंड थ्रो आता है। तो अब कल को क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार इसके बाद पलटी मारने की स्थिति में होंगे, क्योंकि अब जिसको हम कहेंगे 1 पलटी टू मैनी, थोड़ी अंग्रेजी यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे ही कुछ हो गया। तो मुझे लगता नहीं कि वो अभी होने वाला है। अगला सवाल सेजल चौधरी का है। वो पूछ रहे हैं कि मैंने हाल ही में प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू देखा जहां उन्होंने दृढ़ता से दावा किया है कि नीतीश कुमार की जेडीयू अगले विधानसभा चुनाव में 20 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार राज्य जेडीयू और भाजपा के हाथ का मोहरा बन गया है? देखिए, बिहार की ये बहुत बदकिस्मती है। पहले मैं आपके सवाल का दूसरे का जवाब पहले दे रहा हूँ, क्योंकि अब कर्पूरी ठाकुर ने सोशल जस्टिस शुरू किया 1967 में। 1967 में ही सोशल जस्टिस शुरू किया डीएमके ने तमिलनाडु में। तो अब देखिए तमिलनाडु वहाँ से कहाँ पहुँच गया जी। और बिहार कहाँ से कहाँ रह गया। अब इस समय तमिलनाडु देश के जो बड़े राज्य हैं उनमें से सबसे अमीर राज्यों में है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, और सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है। बल्कि अगर आप देखें, मैंने डेटा पॉइंट देखा अभी कि भारत में जो फैक्ट्रीज में काम करने वाली महिलाएं हैं उसमें से 43%, 43% सिर्फ तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु तो बहुत आगे निकल गया, और जो बिहार है अभी ना सिर्फ बहुत पीछे रह गया, लेकिन वो तमिलनाडु में लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट बन गया है। और ट्रेन भर भर के लोग जा रहे हैं, कई बार उनकी कंट्रोवर्सी भी होती है, कई बार वो कहता है पानी पूरी वाले आ गए वगैरह वगैरह, तो ये भी चलता रहता है। तो ये बिहार क्यों पीछे रह गया? क्योंकि बिहार के नेता किसी और ट्रैप में फंस गए। उन्होंने कहा ये सोशल जस्टिस का नाम, यहाँ थोड़ी पावर लेते हैं, और बहुत पत्रकार भी बिहार से आते हैं, खास करके हिंदी के, तो वो मीडिया में भी हो गया और दिल्ली के पास हैं, तो उसके थ्रू सोचा हम दिल्ली में पावर ले लें जी। तो उससे वो थर्ड फ्रंट वाली कहानियाँ शुरू हुई। उसमें 2-3 बार दिल्ली में सरकार भी बन गई, हालांकि टेम्प्रेरी सरकार ही बनी, कोई 10 महीने की, कोई 3 महीने की, कोई 6 महीने की, कोई 12-11 महीने की। ये जिसको मैं कहता हूँ डेली वेज की सरकारें थी सारी है। तो डेली वेज की सरकारें बन गई, तो कहने को कि हमारा कोई प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन कुछ मिला नहीं उनको, और स्टेट को भी कुछ नहीं मिला, तो स्टेट ये पीछे रह गई। आप ये देखेंगे जितनी सरकार थर्ड फ्रंट की बनी उनमें डीएमके एडीएमके भी, मतलब जो द्रविड़ पार्टी थी वो भी शामिल थी। उनको बिना अपनी स्टेट का हित कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना जो मिलना था मिल गया, क्योंकि उनमें महत्वाकांक्षा इससे ऊपर नहीं थी कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। यहाँ तो कभी नीतीश सोचते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, कभी लालू सोचते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, है ना। और अब देखिए बिहार का सत्यानाश किया हुआ है, बनना चाहते प्रधानमंत्री सारे देश का। तो ये बिहार को, राजनीति हमेशा अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति ही होनी चाहिए, राजनीति के बिना तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा राजनीति हो गई। एक बार आपको पता नहीं याद है कि नहीं, एनडीटीवी में एक प्रोमो होता था पॉलिटिक्स के ऊपर, उसमें लालू यादव बोल रहे हैं बहुत पॉलिटिक्स है।
राइट। तो बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, और बिहार के अंदर जो पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग है, वो बाहर जाने वाली नहीं है। लोग बिहार के बाहर जाने वाले हैं, और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं और काफ़ी मेहनती लोग हैं जी। लेकिन बाहर जा रहे हैं। और ये नहीं कि सब लोग जाके आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग जाके मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी भी कोई बुरी बात नहीं है, देश में मजदूरी भी किसी को करनी है। लेकिन बिहार में, अगर भारत में आप देखिए जो एवरेज आमदनी है भारत में, बिहार की उससे आधी के आसपास है, और छोटे मोटे थोड़े लोग नहीं हैं, 14-15 करोड़ लोग हैं। अभी जनसंख्या की जनगणना नहीं हुई, इसलिए हम ठीक नहीं बता सकते 2011 ही है। और इस समय भारत के बड़े राज्यों में, सभी राज्यों में बल्कि मैं कहूँगा, बिहार की जो बर्थ रेट है वो सबसे आगे है अभी भी। तो ये सारी बातों का आप देखिए, बिहार के लोग इतने शार्प हैं, बात करने में बिल्कुल जानते हैं, सब पॉलिटिकल पंडित भी हैं, और जब कहीं जाते हैं तो वो शाइन भी करते हैं, चमकते हैं। लेकिन उसके बावजूद राज्य पीछे रह गया, ये बहुत बदकिस्मती है। और इसके पीछे देखिए, लोकतंत्र में अच्छा हो तब भी राजनेता का क्रेडिट होता है जी। खराब हो तब भी राजनेता को ब्लेम होता है, क्योंकि राजनीति तो क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में तो राजनेता ही चलाता है। ना आप ब्यूरोक्रेट को, नौकरशाह को ब्लेम कर सकते हैं, ना आप मीडिया को ब्लेम करें। मीडिया को तो जो मर्जी ब्लेम कीजिए, अब बड़ा आसान है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन नेता, बिहार के किसी भी नेता ने, मैं कहूँगा आज तक कम से कम मेरे देखते हुए तो कोई नेता नहीं हुआ जिसने सोचा कि मैं बिहार को आगे ले जाऊँ। हर किसी ने सोचा मैं बिहार को डिवाइड करके कैसे अपने वोट बना लूँ, जिससे कि मैं जीत जाऊँ, और हो सकता है कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला निकालूं कि मैं अपनी 15-20 सीट यहाँ से लेके, बिहार में कितनी आ सकती हैं, अब 40 सीटें हैं, पहले 54 थी जब एक स्टेट थी। मैं इसको कुछ 30-35 जितनी भी ले जाऊँ यहाँ से, उसके बहाने दिल्ली में प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो ये बिहार के साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है। अगला सवाल दीपक पटियारी का है, हमारे मेंबर हैं। सवाल लेने से पहले आप सभी दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप लें, क्योंकि अच्छी पत्रकारिता के लिए हमें आप जैसे दर्शकों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। YouTube की मेंबरशिप महंगी भी नहीं है, 150 रुपये मेरे ख्याल से कुछ हैं। आपको उसमें कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। एक इसमें बेनिफिट ये है, कई सारे बेनिफिट्स में से, कि हमारे जो कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि ये वीडियो हमारे एक एडिटर प्रवीण स्वामी, उनके वीडियोस, हम वो सभी वीडियोस पहले अपने मेंबर्स के लिए रिलीज़ करते हैं। तो आपको वो वीडियोस बाकी सबसे पहले देखने को मिलेंगे, तो आप हमारी मेंबरशिप ज़रूर लें। और अगले कुछ हफ्ते में हम बाकी वीडियोस भी अपने ऐसे ही पहले रिलीज करना शुरू करेंगे अपने मेंबर्स के लिए। जी जी। उसके अलावा और भी कई बेनिफिट्स होते हैं। हम सभी, मैं और हमारे जितने भी बाकी सहकर्मी हैं, वो जब वीडियो बनाते हैं तो आप जब उस वीडियो पे कमेंट करते हैं तो हम आपके सभी कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करते हैं। स्पेशली जो मेंबर्स के कमेंट्स होते हैं उनको हम सभी मिलके पर्सनली रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप हमारी मेंबरशिप ज़रूर लें। और एक और बेनिफिट तो आपको पता ही है, जब मैं सवाल लेती हूँ इस शो के लिए, शेखर तक पहुँचाती हूँ, तो मेंबर्स के सवाल थोड़ी वहाँ चीटिंग कर जाती हूँ। मैं मेंबर्स के सवाल पहले शेखर तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। शेखर, दीपक बोल रहे हैं कि वो आपसे पाकिस्तानी अदालतों द्वारा इमरान खान को सज़ा सुनाए जाने पर आपके विचार पूछना चाहते हैं। हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे इस विषय पर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया है और आमतौर पर इसे पॉलिटिकल परसिक्यूशन के रूप में देखा जाता है, लेकिन मैं लोकतंत्र के फ्लैग बेरर्स की ओर से म्यूटेड रिस्पॉन्स देख रहा हूँ। हालांकि पाकिस्तान कभी भी फंक्शनिंग लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता और खान खुद इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशियरी थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने पहली बार अपने नागरिकों के सामने पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा उजागर किया है और आम जनता को इस तरह से प्रेरित किया है जैसे जो किसी पाकिस्तानी राजनेता ने पहले नहीं किया था। वो बोल रहे वर्तमान में पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर दुनिया की बेशर्म चुप्पी शक्तिशाली लोगों को एक राष्ट्र और उनके आम नागरिकों की विल और डिज़ायर को कुचलने की अनुमति देने के अलावा और कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं आपके कुछ पूर्व वीडियो संतुलित टोन में थे। आपने स्वीकार किया था कि खान के साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन वह इसके हकदार थे और पाकिस्तान में इस तरह से ही चलता है। लेकिन अगर हम वास्तव में लोकतंत्र और लोगों की आवाज़ की परवाह करते हैं तो क्या हमें स्पष्ट रूप से इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? देखिए, इसकी निंदा करी भी जा रही है कि उनके साथ जो हो रहा है वो ज़्यादती हो रही है। अभी 14 साल 10 साल, वो भी इतनी जल्दी ऐसे मुकदमे हो रहे हैं जैसे कि फिल्मों में मुकदमे होते हैं
कि 3 सीन में मुकदमा हो गया, ऐसे थोड़ा मुकदमे होते हैं। और ये कोई इतनी भारी इसमें इल्ज़ाम भी नहीं है। लेकिन फिर आप थोड़ा पीछे जाइए, इमरान खान को सत्ता में लाने के लिए जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो उनके खिलाफ क्या इल्ज़ाम थे? एक चमनी भी नहीं मिली उनके ऊपर। ये कहा कि नहीं, उनके जो हरकतें थी उनसे लगता नहीं कि उन पे आप यकीन कर सकते हैं क्या, और ये नहीं कह सकते कि वो अपनी ज़ुबान के पक्के हैं। पहली बात, अगर ज़ुबान पे पक्के का अगर आप पॉलिटिशियन के लिए कह दें तो दुनिया में तो भगवान कृष्ण को भी समस्या हो जाएगी, जो कि अल्टीमेट डिप्लोमेट थे, है ना। तो वो उन्होंने भी कहलवाया अश्वत्थामा के ऊपर सच और झूठ। तो ये बेकार की बात है। उन्होंने कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं है, इसलिए ना सिर्फ उसको हम नौकरी से निकालेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी लेके आया हुआ था, बल्कि उसको जेल में डाल देंगे, देश से बाहर भेज देंगे। तो ये पाकिस्तान में एक विनर टेक्स ऑल होता है, लेकिन विनर टेक्स ऑल में कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि विनर हमेशा वहाँ पहले से ही पता है, जो फौज है। तो पहले वहाँ पे मेरे ख्याल हबीब जालिम ने लिखा था, ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। अब सदर पाकिस्तान का नहीं है, वो पहले कहने की बात बनती थी, क्योंकि जो आर्मी चीफ था वो सदर भी होता था, प्रेसिडेंट भी होता था। अब तो वो नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ प्रेसिडेंट ना हो के भी वही असली चीज़ है। अब एक आर्मी चीफ ने, इसी आर्मी ने पहले नवाज शरीफ को निकाल के बाहर किया, इतने साल देश निकाला दिया, जेल में डाला काफ़ी दिन, फिर देश निकाला, देश मतलब वो जान बचा के बाहर गए। उसी आर्मी के चीफ ने, मतलब उसी आर्मी के चीफ ने फिर इमरान खान को बनाया, उनकी मेजॉरिटी नहीं आई थी, उनका तोड़ मरोड़ के बना दिया। फिर उसको लगा कि इमरान खान बहुत आगे निकल गया, बहुत समझने लगा, तो फिर उसने उसको हटा दिया, हटा के जेल में डाल दिया, हटा के जेल में डाल दिया तो नवाज शरीफ को वापस ले आए। अब जैसे बाय हुक और क्रुक इमरान खान को जिताया था, ऐसे बाय हुक और क्रुक नवाज शरीफ को जिताना चाहते हैं। तो सच्चाई यही है कि वहाँ पे राज आर्मी का ही है। मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनका नाम मैं अभी यहाँ नहीं लूँगा, शायद ये बात अपने आप ही कभी बोलेंगे, मैं उनको इंटरव्यू करूँगा, आप सब उनको जानते हैं, और अगली बार करूँगा तो मैं उनसे पूछ लूँगा। तो वो कहते हैं मुझे, जब ये इमरान खान, मैंने कहा ये तो बहुत पॉपुलर हो गया, ये तो आर्मी को भी लड़ रहा है, ये तो आर्मी इसको नहीं कुछ कर पाएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा देखिए एक कैसीनो का प्रिंसिपल क्या होता है, कैसीनो के अंदर आपके कितने भी अच्छे पत्ते हों, आपके पास कितने भी ज़्यादा पैसे हों, आपके पास कितनी भी इंटेलिजेंस हो, लेकिन द हाउस ऑलवेज विन्स, है ना। एक दो लोग खेल रहे हों, एक हारा एक जीता, एक जीता एक हारा, लेकिन कैसीनो को तो कमीशन मिलना ही मिलना है। सो द हाउस ऑलवेज विन्स। तो पाकिस्तान की राजनीति में वो हाउस है पाकिस्तान की सेना, और इस समय वही हो रहा है जो इमरान खान के साथ हो रहा है, वो एकदम रिडिकुलस चीज़ है। लेकिन आप देखें कि भारत को तो छोड़ दीजिए, भारत तो उनके बारे में क्यों बोलेगा, वो दुनिया भर में जाके नाज़ी, हिटलर और कैसी कैसी, मतलब एक राजनेता को जो एक सॉवरेन कंट्री का, बड़े कंट्री का, न्यूक्लियर वेपन्स जिसके हैं, उसका हेड है, उसको ज़बान पे थोड़ा लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इलेक्शन कैंपेन नहीं होती है जी। और इमरान खान की सच्ची बात है, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, मैं उनको उस समय से जानता हूँ जब वो राजनीति में नहीं आए थे, और ज़ाती तौर पर जानता हूँ पर्सनली। वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतनी ज़्यादा हिस्ट्री का, किसी बात का पता, जो थोड़ा बहुत सुन लिया फिर बोलना शुरू हो जाते हैं। तो वो बोले काफ़ी, और सबको डरा दिया। अब भारत तो नहीं बोलेगा उनके लिए, अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा है? अमेरिका तो हमेशा बोलता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के ऊपर, क्योंकि अमेरिका को भी लगा कि अरे ये आदमी आया, आर्मी के चीफ के साथ तो हम डील कर सकते हैं जी। उसके साथ हमारे इतने इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप हैं, 3 पीढ़ियों तक जा रही हैं, पाकिस्तान की आर्मी और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। ये कहाँ से एक फंडामेंटलिस्ट आदमी आ गया जो आके बोलता है मैं अमेरिका में सारे इस्लामिक दुनिया को इकट्ठा कर लूँगा अमेरिका के ख़िलाफ़। वो एक बार चले गए वहाँ पे UN में कि मैं और अर्डोवान और महाथीर हम मिलके एक इस्लामिक ग्रुप अकेला बनाएंगे। कोई पसंद नहीं करता दुनिया में, और इस बात को अरब देश भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप देखें, जिस देश का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, वो सऊदी अरेबिया है। तो जब भी पाकिस्तान का कोई नेता जेल वेल जाता है, या उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, या उसको कुछ किया जाता है, तो सऊदी होते हैं, और सऊदी पहले उनको असाइलम अपने यहाँ देते हैं, फिर उनके लिए कुछ सुलह सफाई कराते हैं। ऐसे नवाज शरीफ भी पहली बार जब पहली बार उनको मुशर्रफ ने जेल में डाला था, तब सऊदी अरेबिया ले गया था। अब सऊदी अरेबिया क्यों नहीं आ रहा कि इमरान खान को हम ले जाते हैं बचाने के लिए? क्योंकि सब परेशान है उससे, क्योंकि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि सचमुच को एक इस्लामिक उम्मा है और उसको एक नेता की ज़रूरत है, और मैं उसका नेता हूँ। किसी ने बनाया नहीं, अब तो पाकिस्तान के नेता नहीं है, आप तो यहाँ भी चुनाव नहीं जीते थे। तो इसलिए
दुनिया में कोई उनका इस समय दोस्त नहीं है। कोई इस्लामिक देश नहीं बोल रहा, अमेरिका नहीं बोल रहा, बल्कि अमेरिका को तो अब देखिए कितना विरोधाभास है, कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है कि पाकिस्तान में जो कंप्लीट हाईजैकिंग हो रही है डेमोक्रेसी की और इलेक्शन की, उससे तो अमेरिका को कोई समस्या नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जहाँ पे भी हाईजैकिंग है, मतलब इलेक्शन परफेक्ट नहीं है, लेकिन इससे तो 1/10 भी इम्परफेक्ट नहीं है जी। वहाँ तो अपोजिशन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसके पीछे पड़ गए अमेरिकन कि जी आप इलेक्शन ठीक कराओ, आपके यहाँ सुपरविजन होनी चाहिए, आपके यहाँ ऑब्जर्वर होनी चाहिए। पाकिस्तान में कह रहे हैं तुम 80 मुनीर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये इसीलिए है कि हर आदमी डर गया कि एक न्यूक्लियर वेपन्स वाला देश है, इसमें ऐसा लीडर जिसने सोचना जिसको डिल्यूजन हो गया बहुत भारी, और वो आर्मी को भी कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। और आर्मी के अंदर भी बहुत फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, खास करके आर्मी के रैंक एंड फाइल जेसीओ लेवल में पाकिस्तान में, उसमें जो कंट्रोल है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का, वो दुनिया भर के लिए बहुत सेंसिटिव मामला है। तो उसमें जनरल्स जो हैं पाकिस्तान के, अब आपको अच्छे लगे बुरे लगे, वो पाकिस्तान के सबसे मॉडर्न एक तरह से लोग हैं। पाकिस्तान की इलीट्स में, पाकिस्तान की रूलिंग इलीट्स में, चाहे राजनेता हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, कोई भी हों, ये सबसे मॉडर्न लोग हैं, सबसे मॉडर्न है। और सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं। किसी ने पिज़्ज़ा की दुकान खोली हुई है, तो किसी ने एक कॉफ़ी शॉप दुनिया भर में चल रही है, वो भी एक वहाँ पे फॉर्मर आर्मी चीफ के परिवार ने खोली हुई है। तो उन सब को फिर लगता है कि ये इनका स्टेक पश्चिमी देशों में है, तो हम इनके साथ ज़्यादा महसूस करते हैं। अगला सवाल सागर अग्रवाल का है, हमारे सब्सक्राइबर हैं। बोल रहे हैं कि क्या कूनों में चीता की मौत चिंताजनक है, इससे कैसे निपटा जाना चाहिए? क्या शेखर जी सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि गिर नेशनल पार्क के कुछ शेरों को देश के अन्य जंगलों में रिलोकेट करना शुरू किया जाए ताकि उनकी आबादी भी बढ़ सके? देखिए, आपके दोनों बात ठीक हैं। जो चीता की जो मौत हो रही है वो एक चिंता का विषय है, लेकिन यह है कि चीता बहुत डेलिकेट एनिमल है। आप चीता की आवाज़ भी सुने तो बिल्ली जैसी आवाज़ लगती है, दहाड़ नहीं होती उसकी, और डेलिकेट है। जैसे लोग कहते हैं इतना तेज़ भागता है, लेकिन एक बार अगर भागे तो उसके बाद काफ़ी देर वो थक जाता है, भाग नहीं सकता, उसका सांस भी चढ़ जाता है, तो बहुत डेलिकेट है। तो उसको आके यहाँ रीसेटल करना, और अफ्रीका और भारत का मौसम अलग है, तो ये एक बहुत ही चुनौती भरा काम है। अब वो आ गए हैं और भी आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि सेटल हो जाए तो अच्छा ही है। और अभी कुछ बच्चे भी हुए हैं, तो ये जीवन मृत्यु चलता रहता है, साइकिल है, लेकिन ये चुनौती भरा काम है और बुरा लगता है जब कुछ मौत होती है। गिर के शेरों की बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसी चीज़ों में कोई राज्य का मतलब इतना पैरोकियलिज्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जंगली जानवर हैं, इनको टीके तो किसी ने लगाए नहीं, कभी कोई वायरस फैलेगा तो सारी की सारी पॉपुलेशन में फैल सकता है। तो अच्छा है कि हम इसको अलग एक जगह और में रख लें। मैं तो यही कहता कि चीते लाने से पहले हमें कुछ शेर इधर उधर लोकेट करने चाहिए थे, लेकिन इस बात में राज्यों का बहुत अपना जिद आती है। जैसे कि असम में बहुत समय से बात चल रही थी कि असम में बहुत ज़्यादा गैंडे हो गए हैं, जो हमारा जो राइनोसोरस है, तो उसको भी इसलिए कहीं रिलोकेट किया जाए। तो कॉर्बेट में या कहीं पे ऐसी बातें होती हैं जहाँ जैसा उस तरह का एनवायरनमेंट हो, लेकिन वो असम की सरकार उसको रोकती रही। तो कुछ जल्दापारा में जो बंगाल में है वहाँ पे है, क्योंकि उसी रेंज में है वो। तो ये कुछ सोचने की बातें हैं। एट द सेम टाइम ये सोचो कि जैसे कि चीतों को रिलोकेट करना मुश्किल है, ऐसी और जानवरों को भी रिलोकेट करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत समय लगा सरिस्का में 2-1 टाइगर लाके उनको बसाना वहाँ पे। जी शेखर, आज का आखिरी सवाल है, संकल्प से हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं हाल ही में पिछले कार्यक्रम में आपने कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और देश की धार्मिकता और आगे बढ़ने के रास्ते पर टिप्पणी की। अब वो बोल रहे डिस्कशन और डिबेट्स अच्छी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो निर्णायक हो। बहुत ही वाइड पीओवी को कवर करने वाले सानिया ढींगरा और दिलीप मंडल के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स भी हैं। कोई भी राजनीतिक दल हिपोक्रेसी से दूर नहीं है। अगर नीतीश कलाबाजी की मिसाल है तो आइडियोलॉजिकल मिशमैश का उद्धव कांग्रेस गठबंधन भी है। किसी एक व्यक्ति की राय किसी के वोट और पसंद की स्वतंत्रता पर हावी नहीं हो सकती।
हमारा कोई भी राजनीतिक दल विचारधाराओं या आइडियोलॉजीज़ का सम्मान नहीं करता। वे सभी एक दूसरे को ख़त्म करने की बात करते हैं। राहुल अपना तीसरा वार मोदी पर कर रहे हैं। अगर हारे तो प्रॉबेबली वे चौथी यात्रा करेंगे। बेशक एक पार्टी को अपने नेता को चुनने और जारी रखने का अधिकार है, लेकिन क्या नेता की विफलता को हमारे पवित्र लोकतंत्र पर रेफरेंडम माना जाना चाहिए? कांग्रेस को एक एनजीओ में सिमटने के लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है। लेफ्ट इलीटिज्म ने मिडिल को दूर ढकेल दिया है और वे भ्रमित हैं कि उनकी वैलिडेशन मायने रखती है। देखिए, आपने जो बात कही है ना, ये तो हमारे एक एडिटोरियल आर्टिकल हो सकता है हमारे यहाँ, बल्कि मैं सोच ही रहा हूँ कि इसको मैं एक बार छपा देता हूँ, क्योंकि आपके सारे पॉइंट आपके बिल्कुल ठीक हैं। मैं उनसे किसी से डिसएग्री नहीं करता हूँ। और क्योंकि अगर कांग्रेस को मोदी जी से लड़ना भी है, बीजेपी से लड़ना है, तो एक बहुत बड़ा एजेंडा ढूंढना पड़ेगा उसके काउंटर में। उनका एजेंडा सिर्फ ये नहीं हो सकता कि जो कुछ मोदी कह रहे हैं वो गलत है। आपको कहना है कि हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे, और उसमें अगर आप लेफ्ट की बात भी करते हैं तो इतना लेफ्ट का एजेंडा भी वो सामने रख के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट भी नहीं है, लेफ्ट में भी कन्विक्शन नहीं है। लेफ्ट ऑफ सेंटर, अब लेफ्ट ऑफ सेंटर क्या होता है, कितना लेफ्ट ऑफ सेंटर? अगर आप लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, आप सत्ता में आएंगे तो अर्थव्यवस्था के ऊपर आपकी हैंडलिंग जो अभी हो रही है उससे किस तरह से अलग होगी, कोई ये बताने को तैयार नहीं है। पिछली बार जब निकले थे तब कहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो फिर वो एक इंटरेस्टिंग आइडिया था कि देखिए वहाँ पे हिंदू मुसलमान हो रहा है, मैं वो नहीं करता, हम सबको बराबर समझते हैं। तो उसमें कुछ फ़ोटो भी आई थी, कुछ मुसलमान लोगों को गले लगा के, खास करके छोटी महिलाओं को, लड़कियों को हिजाब वगैरह पहना हुआ था, तो एक सिग्नलिंग थी। अब तो वो भी इतनी ख़ास नहीं है। तो लेकिन पॉलिटिक्स ऐसे यात्राओं से नहीं होती है। यात्राएँ आप करें 2 साल 3 साल पहले उसको बिल्ड करके, पार्टी बिल्ड करने के लिए यात्रा होती है, और पार्टी बिल्ड हो जाए तो फिर पार्टी का मैसेज ले जाने के लिए यात्रा हो सकती है। लेकिन आपकी पार्टी जब इतनी बुरी हालत में है, अब आप पश्चिम बंगाल में चले गए या बिहार में चले गए हैं, तो पार्टी का तो हाल ही बुरा है। वहाँ पे ना के बराबर एमएलए हैं पश्चिम बंगाल में, बिहार में भी ऐसे 18-20 कुछ ऐसे ही हैं। तो जब आपकी पार्टी की प्रेजेंस ही नहीं है तो आपकी यात्रा क्या ले पाएगी? तो ये मैं कहूँगा कि इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे कुछ करना है टाइम। इसको अगर रियलिस्टिक तरीके से होके, सबसे पहली बात ये करते कि इंडिया ब्लॉक बना था तो सब कुछ छोड़ के पहले मेहनत करके उस ब्लॉक को इकट्ठा करते, उस ब्लॉक के जो मतभेद हैं उनको ख़त्म करते, सीट शेयरिंग बराबर करते, वो सब बहुत देर के लिए छोड़ दिया। और अब तक जो उनके अपने जो विरोधाभास थे, कॉन्ट्रडिक्शंस थी, वो सब ऊपर आ गई हैं। तो ये सब एक तरह से जिसे कहेंगे कि मैसअप है। चलिए, इसी बात पे हमारे आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।